नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के ढेर सारे प्यार एवं पॉजिटिव रिव्यू के कारण हम पीवाईक्यू डी कोड सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। साथियों, पीवाईक्यू डी कोड सीरीज़ के इस वीडियो में हम 2022 में पूछे गए पॉलिटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। 2022 में पॉलिटी के कुल 11 प्रश्न पूछे गए, जो अब तक के सबसे कम प्रश्न है पॉलिटी के। अदरवाइज पॉलिटी के 14, 15, 16 और 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो टोटल प्रश्न पूछे गए 11, वे प्रश्न किन किन टॉपिक से थे यहाँ पे मेंशन है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी एंड कोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया, संविधान संशोधन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी 1 क्वेश्चन है, संसद एवं संसदीय प्रक्रियाओं से 3 क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से, महान्यायवादी से 1 क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से 1 क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची से भी 1 क्वेश्चन 5th शेड्यूल से, और संवैधानिक विकास क्रम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे टोटल जो है वह 11 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं पॉलिटी के 2022 एग्ज़ाम में। तो हम इन्हीं 11 क्वेश्चन को अभी डिकोड करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पीवाईक्यू डिकोड सीरीज के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर विजिट करें। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है वह 11 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, और वहाँ पे 11 नंबर से पॉलिटी के प्रश्न की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ना, अगर देखें तो एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से पूछा हुआ है, और ये एक ऐसी कमेटी है जिसके बारे में हम जनरल स्टडी नहीं करते हैं, यानी कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आ गया है, अटेम्प्ट करना है, तो क्या कर सकते हो आप? तो ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हो। तो जी हाँ, हम देखने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप ना जानते हुए भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो, आप नहीं जानते एच.एन. सान्याल समिति, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब और ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। ये कथन आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, वो राइट प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को। यानी कि ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अवज्ञा का पालन, आदेश का पालन नहीं करता है, उसका अवज्ञा करता है, तो वह न्यायालय जो है वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्यवाही कर सकता है। संविधान में आर्टिकल 129(2)(1)(5) में ऐसा प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के लिए किया गया है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आपने अक्सर पढ़ा हुआ है, तो इसको सही मान सकते हो। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो देखो, ऐसा है, संविधान में ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आपने पढ़ा होगा न्यायालय अवमान अधिनियम में इस चीज़ को परिभाषित किया गया है। फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। इसके बाद आता है भारत में न्यायालय की अवमानना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसके विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे। तो एब्सोल्यूट राइट, ये कथन सही हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा सही है, तो दूसरा केवल 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अगर हम चौथे को सही मानते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि उत्तर हमारा सही है। अब आप नहीं जानते हो एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट, और फिर भी 1 इज़ राइट, ये आप गेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आंसर वही बचा हुआ है। तो ऐसे करके आप स्मार्ट गेस टेक्निक का यूज़ करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में भी। अब यहाँ पे देखो, जो न्यायालय अवमान अधिनियम है 1971 है ना, ये एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधिनियमित किया गया था, और इसमें सिविल एवं आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है। संविधान के अंदर ऐसा परिभाषा नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या होगी सिविल और आपराधिक अवमानना। अब बात करते हैं कि सिविल और आपराधिक अवमानना क्या होती है। तो जो सिविल अवमानना होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है, कोई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उसका उल्लंघन करता है, या कोर्ट को कोई वचनबद्ध दिया है उसका उल्लंघन करता है, तो ये हो गया सिविल अवमानना। लेकिन आपराधिक अवमानना जो है, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, वो है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसा कोई एक्शन लेते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि न्यायालय जो है उस कलंकित होता है उसकी। तो यहाँ पे अगर न्यायालय कलंकित होता है, न्यायालय की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में यह आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे ना 7वीं अनुसूची में ऐसा मेंशन है, संघीय सूची में और समवर्ती सूची में मेंशन है कि संसद और राज्य विधायिका अवमानना पर कानून बना सकती है, और संसद ने ये जो है न्यायालय अवमान अधिनियम जुडिशियल कंटेम्प्ट एक्ट जो है 1971 बनाया भी हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे है ना कि भारत के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिखा हुआ है, और ये ऐसा टॉपिक है ना कि जो काफ़ी टफ टॉपिक है। यहाँ पे अभी तक ना पॉलिटी के अंदर अब जो है कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक पूछने जाने लगे हैं, जैसे यहाँ बार काउंसिल के बारे में है, यहाँ पे ना एडवोकेट के बारे में है, अधिवक्ता यानी एडवोकेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, जो सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म यानी कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड जो लीगल फर्म्स है और रिकॉग्नाइज एडवोकेट, मतलब इनको एडवोकेट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपके लीगल फर्म्स हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, इनको एडवोकेट माना गया है, जबकि कारपोरेट लॉयर्स या पेटेंट अटॉर्नीज़ को एडवोकेट नहीं माना गया है। तो दरअसल आप देखो तो ना ही इनको यानी इनमें से किसी को भी एडवोकेट नहीं माना गया है, इसलिए कथन गलत हो जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरे पर विचार करते हैं कि बार काउंसिल की बात करती हैं, तो बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका हो जाता है ओनली टू। यहाँ पे बार काउंसिल क्या कर सकते हैं कि जो लॉ कॉलेज वगैरह है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि जो बार काउंसिल होती है वह विधिक शिक्षा के लिए, विधि महाविद्यालयों की मान्यता के लिए नियम बनाने का अधिकार, उनको लॉ मेकिंग का अधिकार जो है दिया गया है। अब यहाँ पे ना हम इस चीज़ को डिटेल स्टडी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, पहली बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। और तो इसको देखते हैं। जो अधिवक्ता होता है ना, एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत जो राज्य बार काउंसिल होता है, स्टेट बार काउंसिल, इसके द्वारा एक अधिवक्ताओं की सूची तैयार की जाती है, और इसमें जिसको शामिल किया जाता है उसे ही एडवोकेट के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। अच्छा, न्यायालयों में क्या होता है ना कि किसी को भी ऐसा नहीं कि वो प्रवेश कर सकता है और न्यायालय में जाके अपनी कार्यवाही संपादित कर सकता है, नहीं, केवल एडवोकेट ही न्यायालय में प्रवेश कर सकता है और दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हम कितना भी नॉलेज हमारे अंदर हो, लेकिन हम वहाँ पे जाके बहस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको एडवोकेट होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि जो एडवोकेट है केवल वही है, उसको एकाधिकार प्राप्त है इस मामले में कि वही सभी न्यायालय न्यायाधिकरणों में जा कर के विधि का प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए आप कह सकते हो एडवोकेट को राइट टू अपीयर, एक्ट एंड प्लेज इन कोर्ट का अधिकार प्राप्त है। कोई और नागरिक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है, पैरवी नहीं कर सकता है, केवल एडवोकेट ही ऐसा कर सकता है। तो एडवोकेट को एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत मान्यता प्राप्त है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये संसद के द्वारा इस एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रोविज़न के अंतर्गत जो है गठित किया गया है, और एक स्टेचुरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारतीय बार है इसका विनियमन करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका विधिक शिक्षा है उसके लिए नियम निर्धारित करता है। इसके बाद कानूनी पेशेवर की बात करें तो कानूनी पेशेवर में वे होते हैं कि जो स्नातक हैं और राज्य बार परिषद, स्टेट बार काउंसिल में नामांकित हैं, उन्हें कानूनी पेशेवर कहा जा सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति कानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं, अभी हाल फिलहाल में आप देखते हो अक्सर जो है अधिवक्ता के अलावा यानी एडवोकेट के अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जहां सरकारी विधि अधिकारी यानी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, कारपोरेट वकील, विधि फर्म, लीगल फर्म्स, लॉ प्रोफेशनल्स, कानूनी शोधकर्ता, कॉरपोरेट लॉयर्स, पेटेंट वकील यानी कि पेटेंट अटॉर्नीज, ये सभी को एडवोकेट की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 में यही चीज़ लिखा हुआ था गलत कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म को अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए स्टेटमेंट हुआ गलत। तो
ध्यान क्या रखना है कि एडवोकेट कौन है, जिसे राज्य बार काउंसिल में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन ये सारे जो अभी हाल फिलहाल में उभरते हुए वर्ग को आप देखते हो कि कोई कारपोरेट वकील है, कोई विधि फर्म है, कोई पेटेंट वकील है, या फिर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, ये सभी एडवोकेट नहीं होते हैं, अधिवक्ता नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। यहाँ पे ना देखो, अभी तक दो क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, ये दोनों ऐसे ट्रेंड थे ना जो अभी तक नहीं पूछे जाते थे, तो हमने डिटेल तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को देखा है। अभी से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रेंड के हिसाब से चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, तो ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए ऐसी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होता है। पूर्व अनुशंसा कहाँ कहाँ पे आवश्यकता होता है, धन विधेयक के मामले में, राज्यों के गठन के मामले में, इन सब मामलों में होता है। दूसरा क्या है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब बिल लाया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है कि अनुमति दें, बिल्कुल सही है। ये 24th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर साइन करना बाध्यकारी होता है, यानी कि ऑब्लिगेटरी होता है। यहाँ पे ना संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। जो स्पेशल मेजॉरिटी की जो बात है ना, वो भी सही है। एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ज्वाइंट सिटिंग, यहाँ पे संयुक्त बैठक कोई उपबंध नहीं है, ये भी सही है। कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है और इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करना पड़ेगा। ऑप्शन इज बी राइट, 2 और 3 राइट है, फर्स्ट है रॉन्ग। अब देखते हैं जो 368 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में ना लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां यहाँ पे प्राप्त है। चाहे जिस सदन में, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित किया जाता है और अलग अलग पारित किया जाता है। इसलिए आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था है ना, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक यहाँ पे हो नहीं सकता। अगर कोई भी विधेयक संघीय मामलों में परिवर्तन से संबंधित हो, जैसे कि आपने जीएसटी एक्ट को देखा, 101वां संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी लाया गया, 101वां संशोधन, तो यहाँ पे जीएसटी में भी ऐसा ही हुआ, आधे राज्यों का अनुसमर्थन किया गया और जो अनुसमर्थन राज्यों का होता है सिंपल मेजॉरिटी से होता है। और यहाँ पे राज्य के केवल और केवल लोअर सदन यानी कि राज्य की विधानसभा के द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है, विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। स्टेट के संदर्भ में यहाँ पे साधारण बहुमत होता है जो रेटिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, जबकि लोकसभा व राज्यसभा के संदर्भ में विशेष बहुमत होता है, ठीक है। यहाँ पे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया और बोला गया कि देखो संविधान संशोधन विधेयक जो है ना, उस पर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी होगा, यानी अब किसी भी प्रकार का वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त ही नहीं रह गया है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और ना ही उसको डिनाई कर सकता है कि हम साइन नहीं करेंगे। यहाँ पे ना आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार से असंगत विधि होगी वह शून्य होगी, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य होती हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 की कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होगी। ये 24th अमेंडमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया। बाद में आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद में कहा गया एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगी, मूल संरचना का सिद्धांत होगा। तो यहाँ पे 13 की बात तो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी, लेकिन अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा तो 368 के तहत भी जो कानून बनाओगे ना वह संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में डिवाइड करता है, वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा संविधान करता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है कि भाई क्लासिफाइड करता है मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मेंशन है। ये सभी भारत सरकार के कार्य संचालन नियम 1961 के तहत ऐसा किया जाता है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। दूसरा क्या है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके
लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एब्सोल्युटली राइट है, यह जो है केवल 2 यहाँ पे सही आता है। इसको डिटेल तरीके से देख लेते हैं। जो 51वां संविधान संशोधन 91th अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसके द्वारा यह कहा गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी ना लोकसभा या विधानसभा में, वह 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि परंतु किसी भी स्थिति में जो राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे ना सीटें ही 60-70 हैं। तो 60 सीटों का अगर आप 15% जोड़ोगे तो 9 ही बनेगा। तो ऐसे में कहा गया कि किसी भी स्थिति में 12 से कम नहीं होगी राज्यों के संदर्भ में, राज्य विधायिका के संदर्भ में। यहाँ पे संविधान में अगर हम बात करें ना तो मंत्रिपरिषद का वर्णन तो है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो उल्लेख है वह आर्टिकल 74(1) में है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि आर्टिकल 352 के 3 में ना कैबिनेट का जिक्र है। तो हमारे संविधान में कैबिनेट का जिक्र जो है या मंत्रिमंडल का जिक्र जो है वह आर्टिकल 352 के 3 में है, जबकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स का जो जिक्र है ना वह आर्टिकल 74(1) में है। यहाँ पे कहा गया है 74(1) में कि राष्ट्रपति को जो कार्य निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। 77(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत सरकार के कार्यों के संचालन एवं मंत्रियों के बीच कार्यों या विभागों के मंत्रालयों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। किसके सलाह पर बनाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि किन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, कौन सा कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये कौन निर्धारित करेगा? निर्धारित तो राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो राष्ट्रपति ने बनाया। 1961 में भारत सरकार कार्य आवंटन नियम बनाया राष्ट्रपति ने। इसमें क्या है कि मंत्रालय, विभाग, सचिवालय के बीच कार्यों का वितरण सुनिश्चित किया गया, मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने के नियम बनाए गए और ये सब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 77(3) के तहत जो हमने अभी ऊपर बताया उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए गए हैं। तो जो मंत्रियों की यहाँ पे प्रश्न में क्या था, जो मंत्रियों के वर्गीकरण की बात है ना संविधान में नहीं है, ये है आपके भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। तो भाई जो एक्सक्लूसिव पावर है ना वो क्या है? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, आप सभी को पता है कि यह तो लोकसभा का ही विशेष अधिकार है। ठीक है, अब और देखते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये रेटिफाई कौन करता है? रेटिफाई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों करता है ना मिलके। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। और पूछा है लोकसभा की अनन्य शक्ति, जो एक्सक्लूसिव पावर केवल लोकसभा के पास है, उसको पूछा है। यहाँ पे ना भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना उसमें भी दोनों सदनों को समान अधिकार, लोकसभा व राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी सदन पे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे ना और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित भी होना पड़ता है महाभियोग के प्रस्ताव को। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ पूछा है, तो ऑप्शन केवल दूसरा सही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपातकाल की उद्घोषणा की। तो जो आपातकाल की उद्घोषणा है ना वो कैबिनेट की लिखित सलाह पर की जाती है आर्टिकल 352 के 3 के तहत। ये कब प्रोविजन लाया गया? ये 44th संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा प्रोविजन जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्यों किया? क्योंकि पहले क्या होता था, जो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा की गई थी वहाँ पे किसी भी प्रकार की मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह नहीं ली गई थी। तो ऐसा दुरुपयोग ना किया जाए इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। दूसरी चीज़, क्योंकि वहाँ पे ना इंदिरा गांधी ने बोला था आपातकाल लगाने के लिए, ना कि कैबिनेट ने बोला था। तो यहाँ पे ना संसदीय अनुमोदन की बात है तो 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संसदीय अनुमोदन होता है।
यहाँ पे आपातकाल के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन आपातकाल के 3 टाइप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो संसदीय अनुमोदन होगा 1 महीने के भीतर दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से होता है। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राज्यसभा के द्वारा कर दिया जाएगा। जब भी लोकसभा बैठेगी तो तुरंत उसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक 6 महीने में संसदीय अनुमोदन आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। हर 6 महीने में तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि ऐसा अपरिहार्य हो। समाप्ति की बात करें तो लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके समाप्त किया जा सकता है या राष्ट्रपति एक घोषणा करके रद्द कर सकता है। बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 161 में जिक्र है। आर्टिकल 61 पर जो इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो जिक्र है। क्या प्रोसेस है, किसी भी सदन चाहे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर एक कमेटी गठित होगी 3 सदस्यीय, जांच होगी, जांच सही पाए जाने पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसके बाद में जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकेगा। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। आर्टिकल 75(3) में मेंशन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और यहीं से आपका आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव जो है ना वो यहीं से आता है कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स टू द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ना दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में इस कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे दल बदल विरोधी जो कानून है ना, लिखा हुआ है कि यह विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। तो गलत है। जो नाम निर्दिष्ट है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वह 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, ये कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम को प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, तो ये कथन सही हो जाता है। अब इसके उत्तर को देखें तो ओनली 2 इज़ राइट आंसर। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची आप जानते हो 52 अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, 1985 में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में बहुत सारे प्रोविजंस है, लेकिन यहाँ पे अपवाद की अगर हम बात करें ना कि भाई किनको दल बदल के आधार पे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो एक तो है भाई सदन का कोई मनोनीत सदस्य है और मनोनयन के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर ये किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तो इसको जो है अपवाद माना जाता है, इसको छूट मिली हुई है। दूसरी चीज़, दल में टूट की स्थिति में जब 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनको भी जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। जो पहले बनाया गया था ना 10वीं अनुसूची, उसमें 1/3 था। बाद में ना इसको 2/3 किया गया क्योंकि उस टाइम पे भी दल बदल का नियमों का पालन दल बदल के नियमों का उल्लंघन खूब किया जाता था। अब यहाँ पे ना अयोग्यता का निर्णय होगा पीठासीन अधिकारी करेगा। लोकसभा के संदर्भ में स्पीकर और राज्यसभा के संदर्भ में सभापति करेगा। कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखिए 10वीं अनुसूची के जो प्रोविजंस है बहुत महत्वपूर्ण है। डिटेल से जाके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में हर साल हर 2 साल पे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। यहाँ पे कह रहा है ना, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, दूसरा सॉलिसिटर जनरल, और ये कह रहा है कि यही दोनों एकमात्र अधिकारी, मतलब यही दोनों ऐसे अधिकारी हैं कि जो अलाउड हैं पार्टिसिपेट करने में कि भाई पार्लियामेंट के मीटिंग्स में। तो यहाँ पे देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो है बट सॉलिसिटर जनरल को ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। सॉलिसिटर जनरल को यहाँ पे संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी क्या कह रहे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोले ना संविधान के अनुसार,
यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलती करता है। भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, तो ऐसा संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अटॉर्नी जनरल रेजिग्नेशन अपना देगा जब सरकार बदलेगी। लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा होता है कि जो है यह अटॉर्नी जनरल जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ऐसे में जब भी सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा दे देता है, वह स्वैच्छिक रूप से देता है, कोई ऐसा संविधान के अंदर प्रोविज़न नहीं होता है। जो महान्यायवादी होता है इसको संसद सदस्यों को प्राप्त जितने भी विशेषाधिकार उन्मुक्तियाँ हैं सभी इसको प्राप्त होते हैं। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही या संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसद के किसी समिति में बोल सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार इसको नहीं है। एक चीज़ याद रखना, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी सभी संसदीय विशेषाधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। अगर सॉलिसिटर जनरल की बात किया जाए तो इसको ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों द्वारा जो रिट जारी किया जाता है ना, आर्टिकल 32 के तहत आप जानते हो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसका कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश जारी नहीं होगा। यानी कि ये मैंडेमस रिट की बात हो रही है, परमादेश, और कह रहे हैं कि जो प्राइवेट संगठन है अगर उन्हें कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है तो परमादेश जारी नहीं होगा। बिल्कुल सही, सार्वजनिक जो इकाई होती है उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी होता है, निजी इकाई के खिलाफ नहीं। लेकिन अगर कोई निजी इकाई या संगठन है सार्वजनिक कार्य कर रही है तो परमादेश रिट जारी किया जा सकता है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश जारी नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। अगर कोई कंपनी है ना, वह गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक एंटिटी के रूप में कार्य कर रही है, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी कर सकता है, जारी किया जा सकता है जब वो लोक कार्यों में संलग्न हो। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन के लिए पिटिशनर हो सकता है। कह रहा है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको भी ऐसा लगे, कैन बी पिटिशनर टू मूव अ कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो रिट जारी कर सकता है किसी भी पब्लिक माइंडेड पर्सन के द्वारा। ये कथन सही हो जाता है। राइट आंसर इज 1 और 3। 5 प्रकार के जो रिट हैं इनके बारे में स्टडी कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 32 में मेंशन है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा बोला था, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए, सशरीर प्रस्तुत करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। परमादेश, अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी है अपना कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो अदालत जो है उन्हें उनके कर्तव्य पालन का आदेश देती है, तो अदालत जो है सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन का आदेश देती है परमादेश रिट के द्वारा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जब कभी भी ना निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम करती है ना, तो अपर अदालत क्या करता है, प्रोहिबिशन रिट जारी करता है कि भाई ये तुम्हारी क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है, तुम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हो। उत्प्रेषण, सर्टिरेरी, इसमें क्या होगा, कभी निचली अदालत के अंदर कोई मामला लंबित है, अगर वह उच्च अदालत में स्थानांतरित करना है या इसके किसी भी अवैध आदेश को रद्द करना है तो ये जारी किया जाता है। और यहाँ पे ऊपरी अदालत जो है निचली अदालत के मामले को अपने पास मंगा लेता है। यहाँ पे अधिकार परीक्षा की बात करें, अभी हमने क्वेश्चन में देखा किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य ये क्यों वारंटो रिट जारी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको जारी करने की मांग की जा सकती है अगर कोई व्यक्ति अवैध पद ग्रहण करता हो, उसको ऐसी कोई सूचना या संदेह हो तो, कि भाई वो किस अधिकार से इस पद पे बना हुआ है। तो इसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गलत डिग्री के साथ या अवैध पद पे बैठा हुआ है अवैध तरीके से, तो आपको अगर ये जानकारी पता है तो आप जो है
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करवा सकते हैं अधिकार परीक्षा, और उसके जो प्राधिकार है उसकी जांच की जा सकेगी, और अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 226 है, इसके तहत हाई कोर्ट को भी इसी सभी 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में और भी व्यापक रूप से प्राप्त है। इसको हम पॉलिटी के किसी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे ना लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्या रहा है? कह रहा है कि लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ना उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि है ना अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो अध्यक्ष है उसके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये पॉइंट आप एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा है, यह आज्ञापक उपबंध है। ये आज्ञापक उपबंध मतलब मैंडेटरी प्रोविजंस है। क्या मैंडेटरी प्रोविजंस है? कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, कि जो लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर होगा वह शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। तो ये बात तो यहाँ पे ये है कि जो उपाध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल से होता है, रूलिंग पार्टी से नहीं। तो एक तो ये गलत हो गया। दूसरा, ये आज्ञापक उपबंध मैंडेटरी प्रोविज़न है, तो ये भी कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये संसदीय परंपरा के आधार पर ऐसा होता रहा है। तो ये कथन एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कथन, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी सही है। जब भी कभी उपाध्यक्ष सदन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति होती है तो वह अध्यक्षता करता है, और जब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा तो पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील वगैरह नहीं की जा सकती। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। तो राइट आंसर इज 1 और 3 उत्तर मिल जाता है। तो जो विपक्षी दल होता है वो उपाध्यक्ष पद पर विपक्षी दल को नियुक्त किया जाता है। ये ऐसा ट्रेडिशन है, संसदीय परंपरा है, कोई वेल इस्टेब्लिश ऐसा फैक्ट या फिर मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जैसे मैंडेटरी है, ऑनली है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाया करिए। एक और क्वेश्चन है 73 नंबर पर, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इसका क्या प्रोविज़न होगा, क्या परिणाम होगा? कि भाई कोई रीजन है उसको आप 5th शेड्यूल में लाओगे तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा? तो वहाँ पे जो जनजातीय लोग हैं उनकी ज़मीनें हैं गैर जनजातीय लोगों को अंतरित नहीं हो सकेगी। जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है वो ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही नहीं हैं। अगर आप देखो तो 5वीं अनुसूची के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था और अनुसूचित क्षेत्रों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 244(1) के तहत जो है घोषित किया जाता है, और 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया जाता है। जब भी कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा तो वहाँ पे अनुसूचित जनजातियों को भूमि गैर जनजातियों में हस्तांतरण नहीं हो सकेगी, और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन होगा, और ये वहाँ के स्वशासन को देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत है प्रोविज़न कि भाई यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो इसके कार्य थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रांतीय सरकार के जो कार्य थे वह आरक्षित और अंतरित यानी कि रिजर्व एंड ट्रांसफ़र 2 पार्ट में बांटे गए थे, जिनमें से आरक्षित विषय कौन से थे ऐसा पूछा हुआ है कि रिजर्व सब्जेक्ट उसके अंतर्गत कौन थे। तो यहाँ पे देखो ना, जो रिजर्व अगर हम बात करें ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, इसके तहत ना द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और बोला गया हम प्रांतीय स्वशासन देंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ द्वैत शासन के अंतर्गत ना हस्तांतरित और आरक्षित विषय किया गया।
आरक्षित विषय को ना गवर्नर जनरल ने आरक्षित कर लिया कि इस पे गवर्नर जनरल अपने सलाहकारी लोगों से सलाह लेकर कार्य करेगा, जबकि हस्तांतरित विषय पर प्रांतों को अधिकार दिया गया कि आप कानून बना सकते हो। तो ऐसे हस्तांतरित विषय कौन थे? तो कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई, न्याय प्रशासन, ये सभी विषयों को आरक्षित किया गया, रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क, यानी जैसे स्थानीय स्वशासन जैसा विषय हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य जैसा विषय हो गया, ऐसे विषयों को हस्तांतरित किया गया, राज्यों को सौंपा गया कि अब तुम इस पर कानून बनाओ। तो यहाँ पे पूछा है आरक्षित विषय, स्थानीय स्वशासन को हटा दो, ये तो हस्तांतरित में थे, तो अगर इसको हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र लिस्ट में डाल दो तो ऐसे में दूसरा हटा दो। अब जैसे ही आप दूसरा हटाओगे राइट आंसर आपको मिल जाएगा 1, 3 और 4। न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, ये सभी आरक्षित विषय थे, रिजर्व सब्जेक्ट थे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर प्रदान करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद। यूपीएससी लर्निंग पॉइंट PYQ डिकोड सीरीज के तहत 5 साल के PYQ को डिकोड करेगा, जिसके तहत आप एग्ज़ाम में अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे।